अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। किसी भी नई हुकूमत को तैयारी से पहले इक़्तिदार में नहीं आना चाहिए। 3 माह तो हमें गवर्नेंस समझने में लग गए, 1.5 साल तक तो सही आदाद शुमारी पता नहीं चल सके। बिजली के बारे में सोचकर रात को नींद नहीं आती। खान साहब का इदराक था या एतराफ़ था, बहरहाल उन्होंने सच कहने की कोशिश की और हस्बे तौफीक अवाम ने और मीडिया ने खान साहब पर बहुत तनकीद भी की। उनके पिछले दावों पर तंज के खूब निश्तर भी चलाए और आगे बेहतर परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक भी कहा। लेकिन पीडीएम के पुराने स्क्रिप्ट में तो गोया नई जान पड़ गई है। कल तक सिलेक्टेड ताबेदार, लाडला, नाजायज हुकूमत, जाली पार्लियामेंट, बक्सा चोर का ताना देने वाले आज खान साहब की तैयारी पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। यू टर्न का ताना देने वाले कल तक एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे, आज एक दूसरे के लिए शीरो शकर हैं। रेलवे और स्टील मिल्स के खसारे को इशू बनाने वाले अपने अदवार में इन इदारों के लिए क्या कर सके। उस वक्त भी खसारे और निचकारी की खबरें आवाम सुनते रहते थे और अब भी कुछ नए इंकशाफात सामने नहीं आ रहे, तो इतना वावेला क्यों है भाई। बहरहाल मरियम बीबी कह रही हैं कि तैयारी नहीं थी लेकिन शेरवानी पहनने की जल्दी थी। तो मरियम साहिबा, मियाँ साहब 3 बार के वजीर आजम हैं, कहते थे हम 5 साल के लिए आते हैं, कुछ समझ नहीं आता और वक्त गुजर जाता है। तो मियाँ साहब को किस बात की जल्दी थी। बिलावल पूछते हैं तैयारी नहीं थी तो 7 साल केपीके में क्या किया। मोहतरम बिलावल साहब, 12 साल से सिंध आपके पास है, आपको पता है ना आपने सिंध में क्या किया। थर से लेकर कराची तक आपकी तैयारी ही तैयारी नजर आती है। कुत्ते के काटने से लेकर बारिश में शहर बह जाने तक आपकी कारकर्दगी ही कारकर्दगी नजर आती है। और मौलाना साहब 2.5 साल की कारकर्दगी पर तख्ता उलटने की बातें कर रहे हैं। 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे आपने कश्मीर की आज़ादी के लिए क्या किया। आपकी तैयारी उस वक्त कहाँ गई थी। ये बात सच है कि खान की टीम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया 2.5 साल में जैसा उनको करना चाहिए था, लेकिन 10-10 साल और 3-3, 4-4 बारियां लेने वालों ने भी विफाक या अपने सूबों में दूध और शहद की नहरें नहीं बहाई हैं। तो कुछ एतराफ आप लोग भी कर लें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कराची में डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी का केस पोस्टमार्टम और डीएनए में ज्यादती साबित हो गई है। मुल्जिमान जुनैद और वकास की डीएनए सैंपल्स देने में टाल मटोल। अदालत ने मुल्जिमान को डीएनए सैंपल्स देने के लिए ताउन की हिदायत भी कर दी है। बरसी भी और सियासत भी। आसिफ अली जरदारी का फजलुर रहमान को फोन। बेनजीर भुट्टो की बरसी से 2 दिन पहले गड़ी खुदा बख्श जलसे में शिरकत की दावत दे दी। पीपल्स पार्टी के ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। सिंध के 3 हलकों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। और इस्तीफे आ गए। तर्जुमान कौमी असम्बली कहते हैं नून लीगी मेंबरान मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद के इस्तीफे मिल गए। दोनों लीगी अरकान की इस्तीफों की तरदीद शरारत करार दे दिया। स्पीकर और पार्टी क़यादत से तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। प्रोग्राम का आगाज करती हूँ नाजरीन। इससे पहले कि मैं सियासी मामलात की जानिब बढ़ूँ, मुझे बात करनी है इस अहम मौजू पर, इस अहम इशू पर। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार कहा जाता है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिस पर मैं मुसलसल बात करती रही हूँ और इस हफ्ते तो मैंने तवातुर से इस पर बात की है। इस मामले पर कभी सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, कभी हाई कोर्ट अपनी गाइडलाइंस दे रहा है, कभी उम्र कैद के मुजरिम महज 8 साल में सजा पूरी करके रिहा हो जाता है, कभी रानी बीबी 19 साल अपने नाकर्दा गुनाह पर सजा काटती है, कभी इकबाल रांझा जो 22 साल लड़कपन से अधेड़ उम्र तक जेल की कालकोठरी में सड़ता रहा है, कभी वो पान फरोश जिसे अदालत ने तो महज 5 दिन कैद की सजा दी थी, लेकिन उसी बोसीदा निज़ाम की वजह से वो 6 साल जेल काटता रहा। ये महज चंद मिसालें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अदालतों में लाखों मुकदमे ज़ेर इल्तिवा हैं, न जाने कितने हकीकी मुजरिम हैं और कितने अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। इसके जिम्मेदार कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अदालतें हैं, या वकला या फिर इस्तगासा। इस पर बात करूंगी, लेकिन साथ उन 2 केसेस का जिक्र नाज़रीन इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इसी बोसीदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मिसाल है। पहला डैनियल पर्ल केस, कत्ल केस, जिसमें अदालत ने उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान की नज़रबंदी कलअदम करार देते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुल्जिमान पिछले 18 साल से बगैर किसी जुर्म के जेल में हैं। खदशात और मफरूज़े की बुनियाद पर कैसे किसी को कैद किया जा सकता है। दहशतगर्दी के बहुत सारे मुल्जिमान बरी होते हैं, क्या आप सबको नज़रबंद कर देते हैं।
जिन्हें अदालत ने रिहा किया, उन्हें वजारत दाखिला ने नजरबंद क्यों किए रखा, इस पर बात करूंगी। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस, डॉक्टर महा की मुबैना खुदकुशी। इस केस में अहम इंकशाफ, इतना अहम इंकशाफात और अफसोस का मकाम, अफसोस की बात यह है कि ये अहम इंकशाफ 5 माह के बाद हुआ है कि मुबैना खुदकुशी से कबल उनसे ज्यादती की गई थी। पोस्टमार्टम और डीएनए में ज्यादती साबित हुई है। पिछले 5 माह से इस केस ने कई मोड़ लिए। ज्यादती जैसा संगीन मामला, इंतहाई संगीन मामला, जिस पर सबसे पहले तफ्तीश होनी चाहिए थी, अब सामने आ रहा है। इतनी देर क्यों लगी? इब्तिदाई जांच में क्यों ये बात सामने नहीं आई? तफ्तीश में कहां झोल पाया जाता है? फॉरेंसिक में कोताही बढ़ती गई है या तफ्तीशी हुक्काम ने शवाहिद को नजरअंदाज किया है? इस पर मैंने लॉ एक्सपर्ट से बात करनी है, लेकिन उससे पहले अहमद रहमान खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अहमद रहमान, ये तशवीश की भी बात है, ये अफसोस का मकाम है कि इंतहाई संगीन नौयत का ये केस और इतना अहम मामला सामने आते आते 5 महीने लग गए। 5 महीने बाद पता चला कि इस लड़की के साथ इसने खुदकुशी की या इसे कत्ल किया गया, उससे पहले इसके साथ ज्यादती की गई है। जी देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। माजी में भी ऐसे बेशतर केसेस हैं जिसमें तफ्तीश को दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ाया जाता है, और मुद्दई जो केस का होता है वो हमने अक्सर औकात देखा है कि वो हमारे सामने या तो मीडिया के सामने या फिर अदालत के सामने जो है वो अपना दुखड़ा रो रहे होते हैं और अपनी कहानी सुना रहे होते हैं कि पुलिस ने ना तो उनका मुकदमा सही दर्ज किया और ना ही तफ्तीश को सही तरह आगे बढ़ाया। इस केस में भी यही हुआ है, खास तौर पर जिस 19 अगस्त को ये वाकया जब पेश आया था तो उसके बाद हम स्पॉट पे भी गए थे, हम उसके बाद अस्पताल भी गए थे। तो ये मामला काफ़ी तशवीशनाक था। पुलिस को चाहिए था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त अंदाज में लेके चलती, क्योंकि इब्तिदा में ही जो डॉक्टर महा के वालिद थे उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि MLO रिपोर्ट भी जो है वो तब्दील कराई गई है, ये खुदकुशी नहीं है, और दीगर इल्ज़ामात जो है वो मुख्तलिफ फरीकैन की जानिब से लगाए जा रहे थे। जो मुखालिफ पार्टी हैं, जो जिस पर डॉक्टर महा के वालिद इल्ज़ाम आयद करते हैं वक्कास पे और उसके दोस्त पर, तो ये उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये मामला खुदकुशी नहीं है। तो ये जब से हम ये देख रहे हैं कि इस मामले को एक इतना हसास मामला था, इतना हसास केस था कि डिफेंस के इलाके में एक डॉक्टर की जानिब से खुदकुशी की गई थी, खातून डॉक्टर की जानिब से, जिनकी कोई परेशानी भी बज़ाहिर दिखाई नहीं दी जा रही थी। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त अंदाज में करनी चाहिए थी, लेकिन ये रवायती सी इन्वेस्टिगेशन है जो कि माजी में भी कई केसेस को ख़राब कर चुकी है। ये एक इन्वेस्टिगेशन पे जो पुलिस के अफसरान हैं वो काफ़ी भी माजी में कह चुके हैं कि जी दुरुस्त की जाएगी, अफसरान की ट्रेनिंग्स की जाएंगी, लेकिन वो तमाम ट्रेनिंग्स जो हैं वो बेसूद साबित होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। तमाम ट्रेनिंग्स और जो कि होती भी नहीं है वो बेसूद ही दिखाई देती हैं। मुझे शौकत हयात साहब एडवोकेट है, ज्वाइन कर सर, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। ये बहुत तशवीशनाक केस है सर, जिस पर मैं भी बात कर रही हूँ। एक लड़की अपने घर में होती है, उसकी मौत हो जाती है सर, लेफ्ट हैंडेड है वो, गोली राइट से चल जाती है। कुछ वॉइस नोट्स भी, फिर अगर आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने वो वॉइस नोट्स भी सुने होंगे, वो भी मंजर आम पर आते हैं। मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ होता है, शक्कू शुबहात इसके लिए मौजूद हैं कि आया या कत्ल था या खुदकुशी थी। तो सर इन तमाम सिचुएशंस में इंतहाई अहम पॉइंट ज्यादती जैसा अहम पहलू, ये कैसे इब्तिदाई तफ्तीश में सर नजरअंदाज हो गया? 5 महीने लग गए इस बात की जांच करने में ही। देखिए मैडम, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है इन्वेस्टिगेशन का। ये पूरे जुडिशियल क्रिमिनल सिस्टम जो है उसके अंदर की पिन है इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है, इमीडिएटली आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राइम वो सबसे पहले स्पॉट ऑफ क्राइम पे पहुंचता है और प्रिजर्व करता है एविडेंस को, विटनेस को, और विटनेसेस जो अवेलेबल होते हैं मौके पे उनके बयानात लेता है और उस कलेक्शन करना शुरू कर देता है स्ट्रांगली। और बहुत पावर्स हैं इसके पास सारे शहादात इकट्ठे करने के, और उसके बाद जिस नौयत का ये जुर्म होता है उसके पास कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, और उसके पास पूरे इख्तियारात हैं कि इमीडिएटली एक्सपर्ट की भी मदद वो ले सकता है उन शवाहिद को इकट्ठा करने में, प्रिजर्व करने में, और जितनी स्पीडीली वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उसको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्रिमिनल सिस्टम का सबसे अहम पहलू ही यही है कि अगर इमीडिएटली फौरी तौर पर इकदामात ना किए जाएं,
शहादतें इकट्ठी करने के, शवाहिद इकट्ठे करने के, जिन्होंने ये मौका देखा है या सरकमस्टेंसेस हैं, या फिर वो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ से सैंपल्स वगैरह लेने के बाद वो केमिकल टेस्ट, उनके लेबॉरेटरी टेस्ट किए जाते हैं, उनसे चीज़ें बहुत अया हो जाती हैं कि ये सारा किस किस्म का, किस नेचर का केस है, और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन लाइन विद है। अगर खुदकशी है तो खुदकशी के इन लाइन विद में शहादत आनी चाहिए, जो उनको इंडिपेंडेंटली इलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन सर अहम सवाल ये है कि ये इंतहाई अहम बात ज्यादती के बारे में पता लगना, ये 5 महीने लग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन होने में, ये बात सामने आने में कि जी उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ जिसे कत्ल कर दिया गया या उसने खुदकुशी की है, उसके साथ ज्यादती हुई है। डैनियल पर्ल वाला केस भी मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। अहमद, मैं चाह रही हूँ कि जरा आप पहले इसकी डिटेल्स बता दीजिए, फिर मैं एडवोकेट साहब के पास आती हूँ और उनसे इस पर बात करती हूँ। जी बिल्कुल, इस केस में भी यही था कि 4 मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार किए जाते हैं, पुलिस की जानिब से पेश किए जाते हैं। वो पूरा केस का जो है वो ट्रायल होता है और उसके बाद उन पर भी जुर्म जो है वो इस तरह पुलिस साबित नहीं कर पाती है कि उनकी भी रिहाई के चीज़ें जो है वो जारी कर दी जाती हैं। अदालत की जानिब से हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया जाता है कि उनको रिहा किया जाएगा। फिर जो है वो रोका जाता है वो सूबाई हुकूमत की जानिब से, उस पर जो है वो कि उनको अभी नज़रबंद करने के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए जाते हैं। आज अदालत की जानिब से उस पर भी जो है वो फैसला सुनाया गया है कि क्यों आखिर जो है इस नज़र बढ़ाया गया है, किस चीज़ के तहत जो है वो इनको मजीद रोका जा रहा है। तो ये तफसीलात भी जो है वो पुलिस ने मांगी, अदालत ने जो है वो मांगी है पुलिस से। तो अब देखना ये कि पुलिस क्या जो है वो जवाब पेश करती है, या वकला जो है वो क्या जवाब पेश करते हैं कि क्यों जो है वो उनको रखा जा रहा है। ये डिले जस्टिस की जो बात है ये सिर्फ अभी नहीं है, बल्कि अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें तो मलीर कोर्ट में एक वाक़या पेश आया था जिसमें मुद्दई ने फायरिंग करके अपने बेटे के कातिल को, अपने बेटे के कत्ल के जुर्म के केस में गिरफ्तार मुलजिम को जो है वो फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। तो उसमें हमने जो है वो लोगों से बातचीत की थी, उसके घर वालों से भी जो है गुफ्तगू करने की कोशिश की थी। तो वहां पर भी यही मामला था कि वो ये बताते थे कि जी इंसाफ जो है वो नहीं दिया जा रहा था, केस को सही तरह पुलिस पुटअप नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से तमाम मसाइल आ रहे थे। जी ठीक है, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। सर मैं आपकी तरफ आ रही थी दोबारा। हयात साहब, आप बात कर रहे थे ये फोरेंसिक के हवाले से। सर फोरेंसिक में शवाहिद इकट्ठे करने में उमूमन एहलकारों से गलतियां क्या सरजद होती है? अहम शवाहिद ज़ाये कैसे हो जाते हैं? जब आप खुद कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो जगह को सील कर सकता है, तमाम शवाहिद उसको इकट्ठे करने होते हैं, फिर भी सर केसेस में 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं शवाहिद इकट्ठे होने में और शवाहिद से पता लगने में कि आखिर हुआ क्या था क्राइम सीन पर। देखें, ये बात जो अक्सर सामने आया है कि ये उनकी इनकम्पिटेंसी होती है और उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती और वो किसी से हेल्प नहीं लेते, और बहुत सारे उसमें मामलात, उनकी नेग्लिजेंस भी शामिल होती है, उनकी इनकम्पिटेंसी भी शामिल होती है। अदरवाइज़ ये जुर्म तो चंद घंटों के अंदर ही एक नतीजे पे अखज़ किया जा सकता है कि भाई ये का जुर्म क्या है और इसकी क्या शवाहिद इकट्ठे करने हैं, और कल्प्रिट्स को भागने भी नहीं देना, उन तक भी जाना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शवाहिद वहाँ मौके से इकट्ठे करने हैं, जो मौके पे लोग थे, जो मौके पे सरकमस्टेंसेस मटेरियल मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। फिर उसके बाद उसका फौरी तौर पर अगर ये मेडिको केस है तो उसको पोस्टमार्टम है, इंजरीज है, उसके टेस्ट हैं, ये सारे उसको फौरी तौर पर इस काम पे लग जाना चाहिए। बाकी काम को छोड़ के लिए ये बहुत अहम फरीजा है, और अगर ये कामयाबी से शवाहिद इकट्ठे कर लेता है तो वो ही अल्टीमेटली नतीजा बनती है केस की कामयाबी का। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी, सर फिर आला अदालतें जो हैं वो आवाज उठाती हैं, वो नोटिस लेती हैं किसी बात का, तो फिर लोगों को ख्याल आता है, फिर इदारों को ख्याल आता है, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। तो आपको लगता है कि कल जो कोर्ट की जानिब से गाइडलाइंस बताई गई हैं पुलिस रूल्स की कि भाई ये आपकी पुलिस रूल्स हैं, इस पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, तो सर ये जो केसेस हमारे सामने आते रहते हैं, लूप होल्स जो इनके सामने आते रहते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? देखें जी, ये तो पुलिस रूल्स 1934 का रूल्स हैं, और उसके बावजूद ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी इनके पास पावर्स हैं, और अब इनको कहा गया है कि ये एक्सपेडिशियसली
इसको इन्वेस्टिगेट करें और विदाउट कोई डिले के, कोई रीजंस नहीं है डिले करने की, कोई उनको कोई अगर रोकता है तो वो उसको बताए कि कौन इसको रोकता है इन्वेस्टिगेशन में, कौन रुकावटें डालता है, और एक शेड्यूल दिया गया है, पीरियड दिया गया है कि उसके अंदर उनको चार्जशीट या चालान 14 दिन के अंदर उन्होंने अदालत के अंदर पेश करना है। और अगर वो डिले करते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग रीजन उनको देनी पड़ती है कि हमें इस काम के लिए फर्दर टाइम दिया जाए, अदरवाइज कोर्ट को उनको टाइम नहीं देने चाहिए और उनसे प्रॉम्प्टली उनको कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन करके ये दाखिल करें ताकि केस की प्रोसीडिंग शुरू हो। सर पुलिस के रोल के हवाले से तो हम बात करें, लेकिन सर मैं साथ साथ क्योंकि डैनियल पर्ल वाला केस उसका भी तस्करा कर रही हूँ, तो मैं चाह रही थी आप लास्ट कमेंट कर दीजिएगा सर। यहाँ हमारे पास कहाँ लूप होल आ जाते हैं, दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला सर रिहा हो जाता है, तब भी उसे एक मुजरिम की तरह ही ट्रीट किया जाता है सर। देखें जी, ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि ये पिछले 18 साल से पब्लिक के सामने ये केस है, डैनियल पर्ल जो मर्डर केस है, और वो 2 फोरम से ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में 18 साल इसको लग गए, और हाई कोर्ट के अंदर जब ऑर्डर हुआ, अपील अलाउ की गई, तो पता लगा कि इन्होंने वो जुर्म नहीं किया था जिनको मुलव्वस किया गया है, और उनको 90 डेज के लिए एमपीओ लगा दिया। और आज ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट में उसको कहा है कि भाई ये एमपीओ जो किसी की आज़ादी को कर्ज करना और उसके फंडामेंटल राइट्स के भी अगेंस्ट है, और अगर वो फिट हो गया है तो उसकी अगर कोई केस नहीं है तो उसको जेल से रिलीज किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत हयात साहब, आप साथ मौजूद हैं। अहमद रहमान खबर दे रहे थे, बेहद शुक्रिया। अगले टॉपिक की जाने बढ़ी हूँ नाज़रीन, और आज प्रोग्राम में मेरा दिल चाह रहा है आपको कहानी सुनाने का, जरा देख लें फिर कहानी सुनाऊंगी। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मैं क्या कहूँ इस पे? क्या हाल है बिलावल? क्यों बिलावल? और बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। मैं और बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को बहुत शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद। तो फिर नहीं जा रही हूँ। आज एपीसी ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है, तो हम पीपल्स पार्टी से अपना एहतजाज करेंगे। इमरान जरदारी भाई पीपल्स पार्टी की जिंदाबाद। थोड़ी सी शर्म ही होती है, कुछ लोगों को मनाना पड़ेगा। नाज़रीन, हम सब फिल्में देखते हैं, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उनके प्यार मोहब्बत कुर्बानियों की कहानी होती है, एक विलन होता है जो उनके प्यार का दुश्मन होता है, आखिर तक हीरो विलन से लड़ता है और फिर जीत हो जाती है उसकी, फिर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये स्क्रिप्ट है बड़ा पुराना। मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक लड़की है सियासी सी, बाऊजी के लिए वो लड़ती थी। एक लड़की थी सियासी सी, एक लड़के को भाई कहती थी, हाथ उठाकर नारे लगाकर रैलियां लेकर गुजरती थी, जलसे भी वो करती थी, मुल्क के हुक्मरानों को ताने वो दिया करती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके मीटिंग्स का भी वो कहती थी, धांधली धांधली करती थी। जब भी मिलती थी उससे, जिसको वो भाई कहती थी, उससे पूछा करती थी कि वो भाई भाई कहती है, तुम नाम भी नहीं लेते, खुद ही बड़ी बैठक लगाते हो, खुद ही बुलाते हो और फिर बड़े मेहमानों की तकरीरें लाइव नशर करने से रुकवाते हो। सियासत के बुजुर्ग खिलाड़ी शिकवा करें तो मुस्कुराकर आगे निकल जाते हो। दूसरों की मेज़बानी में जलसा हो तो खूब गरजते हो, बरसते हो, मगर अपने जलसों में किसी को खिताब की दावत भी नहीं देते हो। किसी पर नजरे करम रात 2 बजे माइक थमा कर करते हो। बरसी के दावतनामे बांटते हो, सबको बुलाते हो, मगर बुजुर्गों को नज़रअंदाज कर जाते हो। मीडिया खबर चलाए तो रस्मी से फ़ोन करके जान छुड़ाते हो। इस्तीफों पर भी सबसे अलग, सबसे जुदा डगर पर जाते हो। ज़िमनी इलेक्शन पर साथियों से 2 कदम आगे निकल जाते हो, इस्तीफों पर थोड़ा पीछे हट जाते हो। साथियों के बयानिए पर शॉक्ड हो जाते हो। हुकूमत गिराने के लिए हाथ मिलाते हो, मगर इलेक्शन अलग लड़ना चाहते हो। इंतखाबी इत्तेहाद को गोया गुनाह गर्दानते हो। कभी जलसागाह में रात गए तशरीफ लाते हो और कभी आना ही भूल जाते हो। हाय सादगी के तुम्हें भाई कहने वाली ये सियासी बहन
पेट फाड़ने, सड़कों पर घसीटने वाली बातों को भुलाकर तुम्हारे लिए जिंदाबाद के नारे लगाती है, मगर तुमने ना आना था, ना आए। और तो और कारकुन भी बराए नाम मौजूद थे। निचली क़यादत के लिए तो गोया रास्ते ही अजाब हो गए। सियासी बहन तो आस उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन फिल्म देखने वाले पूछ रहे हैं कि इत्तेहाद कैसे चलेगा, ये साथ आगे कैसे बढ़ेगा, ये पीडीएम कैसे चलेगी। अब तक तो सजन हरजाई बहुत अच्छा खेल रहे हैं। यह किस्वार फिल्म है नाज़रीन, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस पर बात करने के लिए समझ तो आप गए होंगे। बहरहाल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं संजय साधवानी भी साथ मौजूद हैं और तैमूर तालपुर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे सर ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पीडीएम की और ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी का इस वक्त तरीक़ाकार चल रहा है, इस पर बात करूं सर, इससे पहले मैं आपसे ज़रा ये इंक्वायरी रिपोर्ट पर बात करना चाह रही हूँ। सिंध हुकूमत की सर सारा का सारा मलबा आप लोगों ने वफाकी वज़रा पर डाल दिया सर, वफाकी हुकूमत पर डाल दिया, वहाँ से प्रेशर आया और उसके बाद फिर वो सारी कार्रवाई हुई कैप्टन सफदर वाली। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही डिटेल में सारा हमने इंक्वायरी की है और हमने कोई जल्दबाजी भी नहीं की। बेसिकली दो लोग यहाँ पर एट फॉल्ट थे। एक जो एट फॉल्ट थे उनको उनके इदारे ने सज़ा दी है, तो वो इशू वहाँ पर क्लियर होता है। उसके बाद जो इंक्वायरी हमारी बताती है उसमें पुलिस अफसरान बहुत इस बात पर नाराज़ और परेशान थे और दुखी थे कि जिस तरह से उनको प्रेशराइज़ किया गया कुछ वफाकी वज़ीरों की तरफ से और कुछ जो इनके MPs थे उनकी तरफ से। तो असूलन तो बनता ये था कि हम FIRs लॉन्च कराते उस वफाकी वज़ीर पर भी और उन MPs पर भी, पर क्योंकि इशू डाई डाउन हो गया है और मेन जिसका जहाँ से फॉल्ट थी उनको सज़ा मिल गई है पार्शल, मेरे ख्याल से उससे देख के कुछ ना कुछ अल्लाह करे कुछ सबक उनको मिल जाना चाहिए उसमें से। ठीक है सर। अब जरा आगे बढ़ जाती हूँ सर। मरियम बीबी पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रही हैं, लेकिन आप लोग तो जलसे में शिरकत भी नहीं गवारा कर रहे हैं सर। मरियम है, मौलाना साहब भी हैं, लेकिन बिलावल गायब थे और बिलावल को छोड़िए सर कोई सीनियर रहनुमा शरीक नहीं हुए। ये मैं इसे इत्तेफाक समझूं क्या सर? क्योंकि इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, बाकायदा प्लानिंग होगी ना कि जाना है या नहीं जाना, या सभी गैर हाजिर थे सर, क्यों? एक तो मैं आपसे बात क्लियर कर दूं कि पीडीएम का इत्तेहाद बहुत ही मजबूत इत्तेहाद है, पर उसके साथ साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग जो हुई है दो नौजवान लीडर्स में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में और मरियम नवाज साहबा में, बहुत ही पॉलिटिकली वाइबल और एक पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग फुटहिल्स पे डेमोक्रेसी अब आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हम किसी जलसे में नहीं जाएंगे या वो नहीं आएंगे। ये एक इत्तेफाक था कि हमारे लीडरान रश की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और फिर उसको एक अलग किस्म का पिक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी 27 तारीख को पीपल्स पार्टी के नारे मरियम नवाज साहबा लगाएंगी और नून लीग के नारे इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी लगा लेंगे। तो ये इत्तेहाद बहुत ही स्पीड से और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। 27 दिसंबर को इंशाल्लाह सब कुछ सामने आ जाएगा फिर से। अच्छा सर, ये इस्तीफों का मामला तो बड़ा दिलचस्प हो गया सर। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट ने 2 नून लीगी MNAs को सर इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब कर लिया है और उन सब के हाथ पांव फूल गए सर। कल तो मरियम कह रही थी कि इस्तीफे मुंह पर मारेंगे, आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इस्तीफों से मुतालिक हतमी फैसला पीडीएम करेगी। सर कोई इस्तीफा बराह रास्त स्पीकर कौमी असेंबली को नहीं जमा करवाया जाएगा। सर हो क्या रहा है ये? देखें जी, ये कोई सिर्फ मरियम नवाज साहिबा या चेयरमैन बिलावल के बस की बात नहीं है। जो इस्तीफे जाएंगे वो 10 या 2 या 20 नहीं, हंड्रेड्स की तादाद में इस्तीफे जाएंगे और जब हम इनके मुंह पे मारेंगे तो सारे इस्तीफे एक साथ इनके मुंह पे मारेंगे ताकि इनको ज़रा अच्छा सा एक तमाचा भी उसकी वजह से पड़े। हम किसी के कहने पर क्यों अपना जो है उनकी टाइमिंग के साथ हम क्यों जो है उनको ये जमा कर रहे हैं वहाँ पे। हमारा जो तरीक़ाकार है, हमारी पार्टी लीडरशिप ने हमें जो हुक्म दिया है हम उस पर काम करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर मैंने अपना इस्तीफा दिया है तो मैंने चेयरमैन बिलावल के पास जमा करा है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं जीत के आया, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों पर जीत के आया हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो की टिकट देने के बाद। तो हमारा जो पार्टी पॉलिसी है हमने उसको फॉलो की है। चेयरमैन साहब के पास इस्तीफे पड़े हुए हैं, जब पीडीएम फैसला करेगी ये वहाँ पे असेंबलीज में जमा हो जाएंगे, स्पीकर्स के पास जमा हो जाएंगे। सर कुछ इस तरह तो नहीं कि पीडीएम इस्तीफों वाले मामले पर सर यू टर्न तो नहीं लेने वाली? मैं आपको एक चीज कमेंट कर सकता हूँ, हम इस्तीफे दें, कब दें, पहले दें, देर से दें, हम वहाँ पे जाके लॉन्ग मार्च करें, हम जाके धरने देके शहर पूरा बंद करा दें इस्लामाबाद का, हम जो भी करें, पर हम इस बेनियाजी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से इंशाल्लाह ताला हटा के रहेंगे। सर पीपल्स पार्टी ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है,
पीडीएम में इस मामले पर इत्तेफाक नहीं हुआ है, आप पहले मैदान में उतर गए, तो वो इत्तेहाद की बात है सर जो अभी आप कर रहे हैं, एक पेज पर हैं, ये सब दावे सर ये हवा हो गए क्या? बिल्कुल किरण, हम एक ही पेज पर हैं और एक ही पेज पर रहेंगे। जहां तक ज़मीनी इलेक्शन की बात है तो आपका पॉलिटिकल माइंडसेट क्या कहता है? हम पीपल्स पार्टी की जीती हुई सीटें जो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही आई हैं, हम उसमें इलेक्शन में खड़े ना हो ताकि कोई और आके इन भिखारियों के टोलों में से आके वो सीटें हमारी ले ले। हम मुकाबला करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चपेट होगी हुकूमत, पीटीआई हुकूमत के मुंह पर, जब वो देखेंगे जिस लीड से और जिस तरह से और जिस दबदबे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स ये इलेक्शन जीत के आएंगे, वो आपके सामने आ जाएगा और वो आपको और बताएगा कि पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है और क्या पॉलिटिकल सिचुएशन है पीटीआई की, कितने हम लोग वोट उठाते हैं। तो एक बार ये हमारी इलेक्शन हो जाए, वो तो हमें नहीं पता कि 10 दिन में हमें इस्तीफा देने पड़ जाए या हमें 6 महीने के बाद देने पड़ जाए, तो हम तो वी जस्ट वेटिंग फॉर डायरेक्शंस। ठीक है सर, यानी ज़िमनी इंतखाब में और आप लोगों को उम्मीद भी है कि उन सीटों पर आप लोग जीतेंगे और फिर उसके बाद तमाम लोगों के जो अभी मौजूदा हैं और जो नए एमपीएज आएंगे वो तमाम मिलाकर फिर इस्तीफे देंगे आप लोग। ठीक है सर, लेट्स सी सर, ये बरसी भी है, सियासत भी हो रही है सर। आसिफ अली जरदारी साहब फजलुर रहमान साहब को फोन कर रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी से। सर महज 2 दिन पहले गड़ी खुदा बख्श में जलसे के दावत की शिरकत, सर अब शिरकत की दावत दी जा रही है सर। आपको मुझे बताना बहुत ज़रूरी समझूंगा मैं कि आसिफ जरदारी साहब में और मौलाना साहब में एक बहुत ही अच्छा प्यार का और दोस्ती का रिश्ता है जो सियासत से बालातर है। जब ये एक दूसरे की मुखालफत भी सियासी होती थी तब भी आपस में बातचीत उनकी जारी रहती थी, तो वो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हुज्जत, वो एक हुज्जत है आसिफ जरदारी साहब की, मौलाना साहब की, जो कायम दायम रहेगी। तो सर ये बिलावल साहब का जो तरीक़ेकार है, बिलावल का कुछ तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से हो या फिर मरियम साहिबा के साथ हो। मैंने अभी आगाज़ में बताया, अभी कभी माइक बंद हो जाता है उनका, कभी उनको दावत नहीं दी जाती, तो क्या जरदारी साहब फिर कोशिश करते हैं कि ये इत्तेहाद बरकरार रहे, नाराज़गियाँ ना पैदा हों? ना नाराज़गी है ना कोई नाराज़गी होगी, ये आपस में नौजवान क़यादत है जो एक दूसरे को इनवाइट करते रहते हैं और वो सीनियर्स हैं हमारे, मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब, वो आपस में सीनियर्स आपस में रब्ता रखते हैं। तैमूर साहब आप मेरे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद मैं वापस वेलकम बैक वंस अगेन जी। तैमूर तालपुर साहब साथ ही मौजूद है मेरे। तो पीडीएम में क्या चल रहा है इस पर बात कर चुके हैं हम, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इसका जिक्र भी ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के लिए भी ख़तरे की घंटी बज रही है। ज़बान खल्क़, कान खल्क़, नक्कार खुदा। लगता कुछ यूँ है कि मुराद अली शाह साहब ज़ेरे अताब आ सकते हैं। पीपल्स पार्टी के करता धरता मुराद अली शाह के लिए कोई बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। वज़ीर आला बदल सकते हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत वज़ीर आला से खुश नहीं है, सख्त नाराज़ है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं जो खुद आला क़यादत के दस्तरास्त हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी साथी ग़ुलाम कादिर मरी कह रहे हैं कि सिंध में तरक्याती काम ना होने की वजह से मुराद अली शाह जिनके लिए जो ज़ेरे अताब आ सकते हैं, वज़ीर आला फ़ंड्स जारी नहीं कर रहे हैं, कोई तरक्याती काम नहीं करवा रहे हैं। अगर सारे मसाइल की वजह मुराद अली शाह हैं तो उनका मुतबादिल कौन हो सकता है? वो कौन है जिसे वज़ीर आला सिंध बनाया जा सकता है? ग़ुलाम कादिर मरी कहते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन सकती थी, तो फरियाल तालपुर वज़ीर आला क्यों नहीं बन सकती? यानी अब फरियाल तालपुर बमुकाबला मुराद अली शाह, क्या वाकई ऐसा है? इस पर बात करूंगी, लेकिन इससे पहले ग़ुलाम कादिर मरी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो सुन लीजिए। असांखे ये इतला है भले सीएम साहब रंज रहे या गंज रहे, पर सीएम साहब जो हींअर आहे कारकर्दगी उहो सिर्फ़ु आहे बाजारी ऐं पंहिंजो राहू पोटा ऐं बाजारियुनि तुणी सीएम सिंध खे रखियो आहे ऐं 3 कुर्सियूं रखियो वेठो आहे, जंहिं ते हिकिड़े ते पाण वेहे थो, ॿ माण्हू ॿिया मिलनि था हुन सां, ऐं तमामु जेको आहे तो कंजूसी कयो वेठो, उन हिसाब सां कुझु नथो चई सघिजे त छा थींदो। अधी खे ॾिनो पंहिंजो कयूं त अधी बि चीफ मिनिस्टर हलाईंदो। इंडिया में गांधी हलायो, हिते मोहतरमा हलाई हुकूमत, को चीफ मिनिस्टर जी ॻाल्हि कोन्हे, एतिरो तजुर्बो आहे अॼु खे। तमामु कंजूसी सां सीएम साहिबु अला ख़ैर करे, हयाती वॾी हुजे, भई कम खां सफ़ा सभु के माण्हू रड़ियूं थो कनि, ॿिया ॻाल्हि नथा कनि। ऐं खणी ॻाल्हि करियां त मुंहिंजो भले सीएम साहब थोड़ी पैगाम वञे। तो पहले संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद है, जरा उनसे बात कर लेती हूँ। संजय,
कल तक तो हम JUI के लिए बातें कर रहे थे। ये आज PDM की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके अपने अंदर क्या हो रहा है? ये नए वजीर आला की खोज भी शुरू हो चुकी है क्या? देखें किरण, ये जो बातें कर रहा है गुलाम कादर मरी को आसिफ अली जरदारी का राइट हैंड समझा जाता है। टंडो अलायर से उनका ताल्लुक है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो ज़्यादा बिजनेस है वो ज़रई ज़मीनों पर भी है, और ये तमाम ज़रई ज़मीनें जो टंडो अलायर से मिपुरखास तक हैं उसकी देखभाल गुलाम कादर मरी करते हैं। गुलाम कादर मरी आसिफ जरदारी के करीबी होने की वजह से बख्तावर आसपा उनको भी जो है वो अपना चाचा समझती हैं और चाचा कहती हैं। अब इस वक्त टंडो अलायर में जो बिलावल हाउस या जरदारी हाउस बन रहा है उसकी निगरानी भी जो है वो गुलाम कादर मरी कर रहे हैं। गुलाम कादर मरी की इसके लिए भी एक हैसियत है क्योंकि टंडो अलायर से आइंदा इलेक्शन आसपा ने लड़ना है, आसपा ने वहीं से अपना वोट रजिस्टर कराया है। तो जहाँ से बीबी की बेटी इलेक्शन लड़ने जा रही है, जहाँ पर सारा निज़ाम जो है वो आसिफ अली जरदारी का गुलाम कादर मरी संभालते हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो हैं क़यादत वो वज़ीर आला सिंध से खुश नहीं है, और अगर वज़ीर आला सिंध तब्दील होते हैं तो फरियाल तालपुर अदी वज़ीर आला बन सकती हैं, क्योंकि मोहतरमा और इंदिरा गांधी की उन्होंने मिसाल दी। तो पीपल्स पार्टी के अंदर यकीनन ये खिंचनी पक रही है, कुछ ना कुछ ऐसा है जब ये बातें निकली हैं, वरना गुलाम कादर मरी मीडिया पे नहीं आते। इस तरह वो मीडिया पर आना, बज़ाहिर जो पीपल्स पार्टी के ही लोग हैं वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई क़यादत का एक तरीका वारदात भी हो सकता है कि गुलाम कादर मरी के जरिए मैसेज पहुंचाया हो सकता है कि ऐसे कोई काम हो जो वज़ीर आला ने ना किए हो। गुलाम कादर मरी ये भी कहते हैं कि वज़ीर आला मैसेज फरियाल तैमूर तालपुर साहब, आपने किस तरह से लिया है? मैसेज आपको भी मिला है? मुझे ये तो आवाज़ नहीं आई कि संजय साधवानी क्या कह रहे थे, पर मैंने आपकी वीडियो सारी देखी थी। देखें, ये जहाँ तक बात की अदी फरियाल की, तो अदी फरियाल साहिबा अगर इंटरेस्ट लेती, अगर चाहती तो सिंध की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उनको मिल सकती थी। अगर वो चाहती तो वो CM की भी कैंडिडेट थी, पर उनका इंटरेस्ट नहीं था इसमें, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जिनकी आपने वीडियो दिखाई उन्होंने सिर्फ ये शिकायत की बेसिकली कि डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। तो वाकई जब फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे सारे फंड्स रोके हुए हैं तो हम MPs को और MNS को डेवलपमेंट फंड कैसे करके दें? जनरल ADP स्कीम्स हमारी बरकरार हैं, पर वाकई MPs MNS को कोई फंड नहीं मिले, ना ही गवर्नमेंट के MPs को, ना ही अपोजिशन के MPs MNS को। तो यहाँ तक तो बात। पर अब आप देखें ना, आप अगर कंपेयर करें, जब बात करते हैं PTI के लीडर, वैसे आप मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो शर्म और हया भी दिला देते हैं सिद्दीकी में, तो आप मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वो बड़ा क्लियरली सर कह रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब फंड्स जारी नहीं करते हैं सर। बिल्कुल, उनकी शिकायत थी कि मुराद अली शाह MPs MNS को फंड नहीं दे रहे क्योंकि उनकी वजह से तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, मिले हैं। तरक्याती काम पूरे सिंध में हो रहे हैं, पर डायरेक्ट फंड्स जो आप इंडिविजुअल्स को देते थे वो बंद हैं, क्योंकि हमें फेडरल गवर्नमेंट ने हमारा ड्यू शेयर अभी तक दिया नहीं है। जिस दिन देंगे तो उसी दिन दे देंगे। अगर हमारे पूरे 3 सालों के शेयर्स 2.5 साल के एक साथ दिए तो हमको हमारे शेयर्स वैसे ही उसी वक्त मिल जाएंगे। जब एक पार्टी होती है, उस पार्टी में थोड़ा बहुत बर्तन आपस में कभी कभी टकराते हैं, उस पर कोई बड़ी बात नहीं होती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत क्लियरली बताया था, अगर आपको याद हो, कि हमारे पास सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के लिए। पहला मुराद अली शाह, दूसरा मुराद अली शाह और तीसरा मुराद अली शाह। तो चौथे का तो कोई बात ना आई है। साहब आप कह रहे हैं जब लोग होते हैं तो बर्तन आपस में खड़खड़ाते हैं, लेकिन सर यहाँ पर तो क़यादत बमुकाबला वजीर आला, जिस तरह की बात ये मरी साहब कर रहे हैं या फिर जिस तरह की खबरें आ रही हैं। नहीं, मरी साहब हमारे कोई मिनिस्टर या कोई कैबिनेट मेंबर तो नहीं है। मरी साहब हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मौजूद रुकन है, वो चीज़ हम मानते हैं। तो उन्होंने तो ये शिकायत की ना, उनकी शिकायत तक बात महदूद है। वो जिस तरह मैंने बताया कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए, वो तो बातें हम नहीं करते। हम तो बड़ा एहतियात से और लिमिट में मरी साहब ने। सर आप ये अपनी पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं कि ये क़यादत ने शायद मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है मरी साहब के जरिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुराद अली शाह साहब जो है वो कैंडिडेट थे, एक आसिफ अली जरदारी साहब के और दूसरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। तो उन्हीं के कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं। और जो माशाल्लाह से परफॉर्मेंस सिंध ने दिखाई है इतने सालों के बाद, पिछले 4 साल जो ये मुराद शाह साहब रहे हैं, उनकी गवर्नेंस के बारे में पंजाब तक में जो है चर्चे चलते हैं, उनकी टाइमली पॉलिसीज़। तो जो काम वो सिंध में कर रहे हैं
उस तरह से ना तो कोई और मेरे ख्याल से हमारे पास इतना केपेबल आदमी है जो इस तरह काम कर सके, और ना ही हमें ढूंढने की जरूरत है जब हमारे पास इतनी अच्छी गवर्नेंस ऑलरेडी सिंध में चल रही है। ठीक है सर, अब इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो मरी साहब ने बात की है ये फिर आखिर इसका कहाँ तक पहुंचता है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कि आपके पास कोई इसके अलावा केपेबल आदमी है नहीं, तो फिर अगर ये कुछ हो जाता है तो फिर तो बड़ा देखना पड़ेगा कि सिंध गवर्नमेंट के आगे काम कैसे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तैमूर प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो MQM के वो जो 9 निकात थे उसमें से एक बड़ा अहम सेंसस वाला मामला था। जब कल कैबिनेट ने, वफाकी हुकूमत ने इस बात की मंजूरी दे दी है, तो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब क्या करने जा रही है, क्या चाहती है, या बात सिर्फ और सिर्फ एहतजाज तक और तनकीद तक रहेगी। बात करूंगी, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब साथ मौजूद होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवाल करता हूँ, हमें वो जवाब बता दीजिए कि हम हुकूमत में क्यों हो, काबीना में क्यों हो। अपने आप को तमाम सियासी और कौमी इश्यूज से लाताल्लुक कर MQM के तमाम तर एतराज़ात, खदशात और MQM से तमाम तर वादों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने मर्दम शुमारी को यकतरफा तौर पर मंजूर कर दी। हमने जो मुतालबे किए, अगर आपको लगता था ये मुतालबे गलत है तो आपको मानना नहीं चाहिए। मुतालबा करता हूँ हुकूमत से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल एक आला सतही जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए धांधली ज़दा और जाली मर्दमशुमारी के। हमें पता है कि पाकिस्तान में ये हुकूमत ही नहीं, जमहूरियत भी हमारी 7 नशिस्तों पे खड़ी है, तो हम कोई ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहते कि जिसमें ब्लैकमेलिंग की बू भी आए। ये हमारा वादा था कि हम आपकी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे और हम अपने वादे पर आए। एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। वफाकी काबीना ने मर्दमशुमारी 2017 के नताइज की मंजूरी दी है। MQM पाकिस्तान इस बात पर नाराज़ हुई है कि 3 साल कबल होने वाली मर्दमशुमारी के आदाद शुमार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यकसर मुस्तरद करती रही है, मुख्तलिफ फोरम्स पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाती रही है, अदालत का दर भी खटखटाया है, तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का क़याम भी उनका देरीना मुतालबा रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उनसे हुकूमती इत्तेहाद के लिए जो 9 निकाती मुआहिदा किया, जिसका पहला नुक्ता मर्दमशुमारी की तहकीकात था। लेकिन अब जब खुद कराची से अक्सरियत हासिल करने वाली PTI ने इन नताइज की मंजूरी दी है तो MQM को MQM का ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ तो हाथ हो गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हुकूमत से अलहदगी का इंदिया भी दिया है। कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने हमसे किए गए एक वादे पर भी अमल नहीं किया है, मुतालबे पूरे नहीं करने थे तो फिर वादे क्यों किए। मामला अब जिंदगी और मौत से भी आगे निकल गया है, हमें गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। अब नाज़रीन ये एहतजाज, ये रस्मन है, ये जुमलेबाजी है, रिवायती गुगली है, या फिर वाकई किसी बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा है, इस पर बात करने के लिए ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, MQM के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। सर, इस मामले पर काबीना ने आपके एतराज़ की सर परवाह नहीं की है। इजहार साहब, क्या लगता है आपको सर, मंजूरी दी क्यों गई है? क्या सर ये बल्दियाती इंतखाबात के लिए मंजूरी हुई है कि PTI अपना मेयर लाने की कोशिश करेगी? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का, और आपके इंट्रो में ही सारे तहफ़्फ़ुज़ात मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम सुन भी चुकी है और समझ भी चुकी है। ये तो हमारा नुक्ता नंबर 1 था, जैसे कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे। और ये कितनी ज्यादती की बात है कि जिस पर हम दोनों जमातें मुत्तफिक थी, इलेक्शन से पहले PTI का भी यही मुतालबा रहा कि भाई कराची के जो सेंसेस हैं, खासतौर पे सूबे सिंध में और कराची के जो सेंसेस हैं, शहरी सिंध के जो सेंसेस हैं, वो गलत हैं। फैक्ट्स एंड फिगर खालिद भाई ने आपको दिए। लेकिन अब ये कितनी अजीब बात है कि काबीना में हमारे वजीर ने मुखालफत भी की, उसके बावजूद उसे अप्रूव कर दिया गया। और टेक्निकली मैं आपको बता दूं, ये कैबिनेट का मैंडेट है ही नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो ये तो मुश्तरका मफादात काउंसिल को बैठना है और उसमें तय करना है। और हमारा सिंध असेंबली के अंदर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन भी इस पे पास हुआ, और इस मामले पर सूबे सिंध की तमाम जमातें बशमूल हुक्मरान जमात हम एक पेज पर हैं। लेकिन PTI ने ये क्या किया, ये बिल्कुल समझ से बाहर है, हमारे लिए बड़ी शॉकिंग है। अच्छा ख्वाजा साहब, अब जो बात कर रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, इंदिया भी दे रहे हैं सर हुकूम अलहदगी का, तो सर ये एहतजाज आप लोग का रस्मी है, ये माजी की रिवायत दोहरा रहे हैं, ये वाकई सर इस इशू पर MQM हुकूमत से अलग हो सकती है? कुछ दिन पहले वसीम अख्तर साहब से मैं बात करी थी तो वो कह रहे थे कि इत्तेहाद तो हमारा कहीं नहीं जा रहा, लेकिन हुकूमत को देखना चाहिए कि जो मुतालबात हमने किए हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे। देखें, हमारा ये आपको याद होगा कि पहले भी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने वजारत से इस्तीफा दिया था और कराची आ गए थे। बिल्कुल। और न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि मुतालबा भी किया कि मंजूर करने हम।
इसकी वजह क्या थी? यही वजह तो थी कि हमारी ये नाराजगी की वजह ये थी। फिर उसके बाद आपको पता है मुज़ाकरात हुए, फिर असद उमर साहब, फिर वजीर आजम साहब, फिर हमने वो दोबारा अमीन उल हक साहब वजीर की हैसियत से गए। लेकिन ये बात पीटीआई को समझनी चाहिए, खालिद मकबूल भाई वापस नहीं गए ना खुद, क्योंकि नाराजगी हमने मशरूत कर दी आमादगी को, और खालिद भाई ने अपना नाम लेकर एक और एमक्यूएम के जिम्मेदार को वजीर बनाया। ये इशारा काफी नहीं है कि आप वो वजीर भी बैठकर वहां नोट ऑफ डिसेंट लिखें, और खास तौर पर हमें जहां से वोट पड़ता है, बल्कि पीटीआई को भी अब पढ़वाया गया, पढ़ चुका। तो अब आप देखें कि इस शहर के लिए अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर कौन बात करेगा? हुकूमत मिलने का ये मतलब तो नहीं है कि कराची को नजरअंदाज कर दें, जो माजी में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट में होता रहे। अगर वही दोबारा कराची के साथ हो जाए तो फिर ये तो बड़े अफसोस की बात है। और एक बात, हुकूमत सिंध की तो ख्वाहिश इसलिए है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनका रेवेन्यू एनएफसी में बढ़ जाएगा। हमारी ख्वाहिश ये है और हमारा मुतालबा ये है, उनकी ख्वाहिश है, हमारा मुतालबा है कि आप हमें सही गिन लें, तो ये वडेराना मरूसी सियासत से जान छूट जाएगी सूबे सिंध की। ख्वाजा साहब, प्रॉब्लम बेसिकली है क्या? पिछले 2.25 साल से 2.5 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शिकवा कुनाई नजर आई है, मुतालबात पूरे नहीं हो रहे हैं, जिन बातों पर इत्तेहाद हुआ, जो मेमोरेंडम था उस पर वो अभी तक बात ही नहीं हो रही। तो सर मसला बेसिकली है क्या? क्या हुकूमत आप लोगों को सीरियस नहीं ले रही है, या वो समझते हैं कि आपकी मजबूरी है कि इत्तेहाद कायम रखा जाए हुकूमत के साथ? पार्शली आपकी बातों से लगता है कि कुछ ऐसा ही हमें भी अंदेशा है, लेकिन ये बात मैं आपको बताता चलूं कि वजीर आजम साहब के वादे के बाद भी अगर ना करें तो फिर ये किसकी जो है ना स्टेक के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और जहां तक बात ये, हमने अभी ये खालिद भाई ने तो क्लियर कहा ना कि काबीना में बैठने का हमारा मकसद खत्म हो जाता है। ये भी कह दिया कि हम आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहे, हम आपकी हुकूमत नहीं गिरा रहे, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम काबीना में क्यों बैठें। तो जहां पाकिस्तान की सलामती और हमारा एग्रीमेंट है पीटीआई से जी, तो वो उस पर तो हम अभी तक कायम है, लेकिन ये हतमी नहीं है, ये मरहलावार है। इस पर खुद हमारे दोस्तों को सोचना चाहिए। तो ख्वाजा साहब, शेख रशीद साहब आकर मनाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, क्या ये मामला दुरुस्तगी की जानिब जा सकते हैं, या फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब फैसला कर चुकी है? सर देखें, पहली चीज आप समझने की कोशिश करें, मैं पिछले 4-5 साल से सिंध में हमारी जमात अपोजिशन में है। हमारे इत्तेहाद की वजह यह है कि हमें ना पीपल्स पार्टी से उम्मीद है और पीएमएलएन का इधर इतना स्टेक नहीं है। तो हमारी उस उम्मीद को हमारी कमजोरी तो ना समझें। अगर हम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं कर रहे, बावजूद उसके उनके चेयरमैन साहब मुताद्दिद बार हमें ऑफर करते हैं, वज़रा ऑफर करते हैं, तो हमें ये मजबूरी भी नहीं है कि हम पूरा बैगेज लेकर बैठे रहे। तो फिर हुकूमत में अलग होने के रास्ते तो हुकूमत ने बनाने, हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को पकड़ना है, हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों के मुतालबात समझने। शेख रशीद साहब आए सर आंखों पर, वेलकम, यकीनन वो एक बासर हैं, और मैं समझता हूँ वो आएंगे तो पूरा मैंडेट लेकर आके कोई हतमी बात तो करेंगे। ये तहरीर के बाद भी, तहरीरी मुआहदों के बाद भी अगर उसकी रूगर्दानी हो तो हमें बहैसियत इत्तेहादी अपने वोट बैंक को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ख्वाजा साहब, जो एपिसोड पहले थी, इत्तेहाद के वक्त थी, अगर उसी को ही दोबारा दोहराया जाता है, अगर दोबारा से फिर कुछ लिखत पढ़त उड़ती है, आप तमाम लोगों के साइंस होते हैं, एंड देन उसके बाद फिर दोबारा यही दोबारा चलता रहता है जो पिछले दिनों होता रहा, तो सर क्या ये इत्तेहाद उसी तरह से कायम रह पाएगा? और अभी गुंजाइश है, यानी आपकी बातों से मुझे लग रहा है। देखिए, जो आपका गुमान है, मैं नहीं समझता कि आपके इस गुमान को सच होता हुआ पीटीआई की हुकूमत जो है ना वो करेगी। तो ये गुमान है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है ये बताइए। अब हमारे पास ऑप्शन यही है ना कि फिर ये आए यहाँ पर यकीन दहानी कराएं, टाइम फ्रेम दें, बीच में कुछ बड़े पड़े तो मामला हल हो। नहीं है तो हमारे पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। हम हुकूमत की वजारत से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी हुकूमत को हम नहीं गिरा रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त भी खत्म हो गया, इंशाल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।